हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाल विकास और अध्यापन मतलब शिक्षण। इसमें आपको बहुत सारी क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि सीटेट की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होने वाला है। अगर आप जो भी इसमें क्वेश्चन कराया जाएगा वो कि कभी ना कभी एग्जाम में 11 से लेकर और अब तक 2011 से लेकर अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, देखिएगा। तो बाल विकास ये हम लोगों को स्टार्ट करना है। ठीक है, बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, और हमें देखना है यूनिट 1 विकास की अवस्था तथा अधिगम से संबंधित। ठीक है, या अधिगम से उसका संबंध क्या होता है इसके बारे में। चलिए, ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामाजिक विकास में, बी कह रहा है संज्ञानात्मक विकास में, सी कह रहा है नैतिक विकास में, और डी कह रहा है कि गतिक विकास में। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ सीटेट 1 to 5 21/1/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। और जहाँ तक है कि आपको भी पता होगा कि 25 में जनवरी में ही एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये आपको भी पता है। तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। संज्ञानात्मक विकास किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है चिंतन, तर्क और समस्या का समाधान। इसके अंतर्गत बालक क्या करता है? खोजता है। ठीक है, आगे देखिएगा। संज्ञानात्मक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा उसे व्यवस्थित करता है और उसका उपयोग करना सीखता है। ज्ञान कैसे विकसित होता है उसका वर्णन करने के लिए चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, तर्क और कार्यकारी कार्य की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तरीय सोच से जुड़े कौशल के समूह अधिग्रहण का प्रतिनिधित्व करता है। तो मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन इसमें आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए देखिएगा, इसमें एक है कि अभिकथन और एक है आपका कारण। ठीक है, देखते हैं क्या है। बोला है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। अगर इसको देखा जाए कथन को, तो बिल्कुल ही सही है हमारा कथन, अभिकथन। क्योंकि जैसे मान लीजिए जैन का बच्चा हो गया, मुस्लिम का बच्चा हो गया, हिंदू का बच्चा हो गया, तो ये लोग अपने अपने संस्कृतियों के अकॉर्डिंग अपने अपने अनुभव क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो यह जो है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं कारण को। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है या सार्वभौमिक है। तो बच्चों का जो विकास है वो सार्वभौमिक नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा क्या है? मिस्टेक है। ठीक है, तो एक गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों तो सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर गलत है। अब देखिएगा, बाल्यावस्था या बचपन वह आयु होती है जिसमें बच्चा संस्कृतियों के बीच अंतर अनुभव करते हैं और यह भी सीखते हैं कि विभिन्न संस्कृति कैसे उनके जीवन को एक दूसरे से अलग बनाती है। अर्थात बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखिएगा, बचपन के सामाजिक निर्माण के सिद्धांतों में यह विचार शामिल है कि
बचपन जीवन का एक अलग चरण है, अर्थात बच्चों का विकास गैर सार्वभौमिक है और यह अंतर संस्कृतियों मतभेदों के अधीन है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है और आर क्या है हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, बी कह रहा है बुनाई, सी कह रहा है तैरना और डी कह रहा है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रास मोटर स्किल की, तो ग्रास मोटर स्किल वो स्किल होता है जिसमें बच्चा अपने बड़े मांसपेशियों का यूज करता है। क्या करता है? बड़े मांसपेशियों का यूज करता है। तो देखिएगा, जब कागज पर बने आयत के रूपरेखा के अनुसार टुकड़े आयत को कागज पर बने टुकड़े को अगर काटेगा तो इसमें सिर्फ छोटी मांसपेशियों का उपयोग होगा, न कि बड़ी मांसपेशियों का। बुनाई करेगा तो इसमें भी आंख और हाथ के कलाई का ही यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बड़ी मांसपेशियों का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, ये भी क्या हो रहा है? छोटी मांसपेशियों का। लेकिन जब तैरेगा तो बड़ी मांसपेशियों का यूज होगा, इसलिए हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रॉस मोटर स्किल में बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है बच्चा। ठीक है, जब आप तैरते हैं, दौड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में आती है, स्थूल गतिज कौशल के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको बड़ी मांसपेशियों का यूज करना होता है। देखिएगा, स्थूल गतिज कौशल ग्रास मोटर स्किल, ये बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी भुजाओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करता है, जैसे तैरना, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना आदि ग्रास मोटर स्किल के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि बड़ी मांसपेशियां इसमें यूज में की जाती हैं। आगे देखिएगा, आगे है हम लोगों का कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? हमें बताना है कि संवेदनशील काल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आरंभिक बाल्यावस्था, बी कह रहा है माध्यमिक बाल्यावस्था, सी कह रहा है किशोरावस्था और डी कह रहा है कि प्रसव पूर्व अवस्था। अगर हम बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 7/2/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसकी अगर हम बात करते हैं, चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था जो कि सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। अगर हम बात करें तो इसमें वृद्धि जो होती है वो तीव्र गति से होती है। वृद्धि कैसी होती है? तीव्र गति से होती है। फिर बाल्यावस्था की जब भी बात आती है तो बाल्यावस्था में विकास वृद्धि क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। लेकिन फिर किशोरा अवस्था में वृद्धि क्या होती है? तीव्र होती है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, भाषा विकास के लिए सबसे अधिक संवेदनशील काल प्रारंभिक या आरंभिक बाल्यावस्था है। भाषा का विकास आरंभिक बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भाषा सीखने और अनुकरण करने से अधिगम शुरू कर देता है तो वह भाषा विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास की क्षमता को बढ़ाने के लिए भाषा एक मात्र उपकरण है। एक अच्छी भाषा हमेशा बच्चों को अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने या बातचीत करने और उनकी समस्याओं को हल करने की अनुमति देती है। आगे देखिएगा, नोट में भी दिया है कि किसी विशेष समय के दौरान उत्तेजनाओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता को संवेदनशील अवधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। क्या है? तो विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियम प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संवेगात्मक, बी कह रहा है नैतिक, सी कह रहा है शारीरिक, डी कह रहा है गद्यात्मक। ये भी आप देखेंगे तो सी टेट 125 29/1/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, संवेगात्मक। ओके, आगे देखते हैं। देखिएगा,
विकास का संवेगात्मक क्षेत्र स्व नियम प्रदर्शन भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक पक्षों का समावेश होता है। इस सिद्धांतों के अंतर्गत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन ने अपने प्रायोगिक अध्ययनों से स्पष्ट किया है कि जन्म के समय शिशु में भय, क्रोध, प्रेम नामक 3 मौलिक संवेग पाए जाते हैं। ये जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा रो रहा है भूख से, तो उसके अंदर बिल्कुल चिड़चिड़ापन होगा। ठीक है, क्या होगा? चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध में होगा, गुस्से में होगा। जैसे आप छोटे बच्चे को अचानक कोई आवाज़ आती है तो बच्चा क्या करता है? डर जाता है। और अगर आप उसको बढ़िया से दूध दूध पिला के अगर सुला देते हैं तो वो आपसे क्या करेगा? प्रेम भी करेगा। तो ये 3 संवेग बच्चे के अंदर पहले से ही होता है। चलिए देखिएगा, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हमें बताना है। ओके, एक कह रहा है कि शारीरिक कौशल, बी कह रहा है सामाजिक कौशल, सी कह रहा है संज्ञानात्मक कौशल, डी कह रहा है कि संवेगात्मक कौशल और 5 कह रहा है कि अमूर्त तर्क। अब देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 और 2 सही है, बी कह रहा है कि 1 और 3 सही है, सी कह रहा है कि 1 2 3 4 सही है, डी कह रहा है कि 1 2 3 4 5 सही है। जब भी आपका आएगा क्या बचपन में विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात, तो आपका शारीरिक कौशल मतलब शारीरिक विकास बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। सामाजिक कौशल, आप समाज में बात कैसे कर पा रहे हैं, बिल्कुल इसका भी ध्यान देना। संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, आप तर्क कितना सही कर लेते हैं। और संवेगात्मक विकास, आपके अंदर जो संवेग होता है उसको प्रदर्शित कितने सही तरीके से आप कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चारों के चारों सही होंगे। और अमूर्त तर्क जो होगा अभी बचपन में ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए, बचपन के प्रारंभिक सालों में बच्चों के शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता तथा संवेगात्मक कौशल के साथ ही बच्चों की सक्रिय भागीदारी तथा नवाचार अति आवश्यक होता है। इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करना तथा बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक में अमूर्त तर्क के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, बचपन से वयस्क के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, हमें बताना है। पहला कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी कह रहा है कि माध्यमिक बाल्यावस्था, सी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी कह रहा है किशोरावस्था। देखिए, जब भी बचपन से वयस्क की बात आएगी तो आपको हम बता दें, पहले होता है किशोरावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था और फिर होता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? बचपन से लेके वयस्क की बात की जा रही है, तो किशोरा अवस्था इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, किशोरा अवस्था बाल्य अवस्था से वयस्क तक एक सामाजिक संक्रमण है जो 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच होती है। कहीं कहीं यह आपको 12 से 18 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर एक किताब और हर एक मनोवैज्ञानिक जो भी होते हैं ये अपने अपने अनुसार दिए हैं। तो इसको आप ऑथेंटिक बुक के अगर हिसाब से मानेंगे तो 11 से 18 होता है या फिर 12 से 18 होता है। ठीक है, वह शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के एक समूह की विशेषता है। यह बाल्यावस्था के अनुभवों और उपलब्धियों पर आधारित है। इस अवस्था में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपना कैरियर चुनने की आवश्यकता होती है। अतः बचपन से वयस्कों के परिवर्तन काल का समय किशोरा अवस्था। स्टेनले हॉल के अनुसार कहा गया है कि किशोरा अवस्था बड़े ही तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष और
तूफान की अवस्था है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो स्टेनले का है। ठीक है, स्टेनले हॉल का है। आगे देखिएगा, चलिए देखिएगा, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, बी कह रहा है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सी कह रहा है सुई में धागा डालना, डी कह रहा है कि चलना और दौड़ना। देखिए, अगर हम स्थूल गामक कौशल की बात करें तो ये वही है, ग्रास मोटर स्किल, GMS। ठीक है, तो क्या है ग्रास मोटर स्किल? इसमें हम क्या करते हैं, तो बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रश से पेपर काटना बिल्कुल बड़ी मांसपेशियों का इसमें भी यूज नहीं होगा। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, इसमें भी बड़ी मांसपेशियों का सुई में धागा डालना नहीं होगा। दौड़ना और चलने में बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, इसलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्थूलगामक कौशल वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी भुजाओं, पैरों, पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना स्थूलगामक ग्रास मोटर स्किल है। शिशु के शरीर के किसी भी हिस्से में ग्रास मोटर स्किल, ठीक है, सूक्ष्म मोटर कौशल से पहले विकसित होती है। तो क्या इसमें बोलने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बच्चा है, जैसे उसके सामने आपने बुक रख दिया, छोटा बच्चा है बिल्कुल 2-3 साल का, तो वो उसको पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग करेगा, उसके पास लेके जाएगा फिर पकड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं कंट्रोल है, उसको नहीं पता होता है कि नहीं हम हाथ से ही पकड़ सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि अपने हाथ से पकड़ लेगा, अपना शरीर को वहाँ नहीं लेके जाएगा, सिर्फ अपने हाथ से पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन जैसे बच्चा 5-6 साल का होता है तो वो धीरे 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 अपने अंगुलियों पे कंट्रोल करना शुरू कर देता है और फिर वो लिखना पढ़ना सीख जाता है। तो कहने का यही है कि पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, फिर छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, जबकि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग बनाना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा पिरोना, किसी भी चीज को पकड़ना या उठाना, लिखना आदि सूक्ष्म कौशल, सूक्ष्म गति कौशल फाइल मोटर स्किल क्या है, फाइल मोटर स्किल के उदाहरण है। इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग की आवश्यकता होती है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, छोटी मांसपेशियों का यूज जब भी होगा तो किस में होगा, फाइल मोटर स्किल में, और बड़ी मांसपेशियों का यूज किस में होगा, तो ग्रास मोटर स्किल में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गद्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ओके, स्थूल दिया है ना, क्या है, ग्रास मोटर स्किल आपको बताना है। चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, बी कह रहा है कागज को आड़ा टेढ़ा जिग जैग तरीके से काटना, सी कह रहा है धागे में माला पिरोना, और डी कह रहा है कि खंभे के तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। जब भी आपको स्थूल मिल जाए, ग्रास मोटर स्किल मिल जाए, तो बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, इस वजह से हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, तो ये फाइल मोटर स्किल के उदाहरण हैं। ठीक है, गद्यात्मक विकास शारीरिक विकास को संदर्भित करता है और एक क्रियात्मक कौशल क्रिया है जिसमें मांसपेशियों का अधिक उपयोग करना शामिल होता है। स्थूल गद्यात्मक कौशल बड़ी गतिविधि है जो एक बच्चा अपने हाथ, पैर या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। इसलिए रेंगना, दौड़ना, कूदना, लात मारना, गेंद फेंकना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि स्थूल कौशल के उदाहरण हैं। आगे देखिएगा, 6 से 12 क्या कह रहा है, 6 से 12 महीने की आयु तक शिशु रेंगने, खड़े होने या चलने में सक्षम हो जाते हैं। खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना स्थूल गद्यात्मक कौशल का उदाहरण है। इसलिए मोटर स्किल क्या है, मोटर स्किल इसे कहते हैं, ग्रास मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 क्या कह रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है हमें बताना है। एक कह रहा है कि आनुवंशिकता से, बी कह रहा है शिक्षा से, 3 कह रहा है संस्कृत से, डी कह रहा है सामाजिक नीतियों से। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि केवल एक सही है, यह एक से प्रभावित होता है। बी कह रहा है कि केवल 1-2 से प्रभावित होता है। सी कह रहा है 1-2-3 से प्रभावित होता है। डी कह रहा है कि 1-2-3-4 से प्रभावित होता है। जब भी आपको ऐसे कूट वाले क्वेश्चन देखने में मिल जाए तो इसमें आप ये देखिएगा कि क्या करता है, बाल विकास के क्षेत्र में, ठीक है, हाल ही के सिद्धांत ये सुझाव करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। मेन क्या है, विकास। तो आनुवंशिकता से जरूर प्रभावित होता है, शिक्षा अगर आपके पास है जरूर प्रभावित होता है, संस्कृति इसमें अहम रोल निभाती है, और समाज की नीतियां जो होती हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, बाल विकास का सामान्य अर्थ बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास, विकास शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई इत्यादि होता है। विकास का संबंध गुणात्मक कार्य, कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचार तथा परिणात्मक लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि व अन्य दोनों से है। स्किनर के अनुसार देखिएगा क्या बोला गया है कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, सी टेट में और यूपी टेट में या फिर अन्य किसी अदर टेट में आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे है, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि विकास 2 कारकों से प्रभावित होता है। देखिएगा, पहला कौन सा है तो आंतरिक, और दूसरा कौन सा है तो वाह कारक होता है। आंतरिक कारक के अंतर्गत वंशानुगत और अनुवांशिक कारण होते हैं, कारक होते हैं। शारीरिक कारक होता है, बुद्धि हो गया, संवेगात्मक कारक हो गया, सामाजिक प्राकृतिक हो गया। और बाह्य कारक की जब भी इसमें बात आएगी तो भौतिक वातावरण हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, और समाज की नीतियां हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए 10 क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। अब 11 से हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। और हम लोगों को ऐसे तैयारी करना है, धीरे 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 आपको इसमें सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे, जिससे कि आपको लेके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपका एग्ज़ाम क्या हो, क्रैक हो जाए। क्योंकि हमें सीटेट की जब भी बात करते हैं तो सीटेट में हमको 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर आप अपने स्टेट की बात करते हैं तो वो 82 पे ही मान्य हो जाता है, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए, ठीक है। लेकिन जनरल के लिए 90 नंबर होता है। अगर आपको अदर स्टेट जाना है तो आप अदर स्टेट जब भी जाएंगे तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए आप 82 पे ध्यान न देके आप सीधा सीधा कोशिश करिएगा कि इस पर 90 पे केंद्रित करिए कि हमें 90 नंबर से ज़्यादा लाना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।